कहाँ से? हिंदी शब्द की उत्पत्ति। जब हिंदी पढ़े तो सबसे पहले पता चलना चाहिए कि हिंदी, ये जो हिंदी शब्द है ये आया कहाँ से। तो ये हिंदी शब्द की उत्पत्ति हुई है एक हमारे देश में एक नदी है सिंधु। सिंधु नदी है एक सिंधु नदी है जो सिंधु से हिंदू बना है। इसका हिंदू से हिंद और हिंद से बन गए ये बनी हिंदी। तो इसका जो उद्गम है हिंदी शब्द का कहाँ से है? सिंधु शब्द से। सिंधु शब्द से बना है हिंदी शब्द। ये हिंदी शब्द है हिंदी किस भाषा का शब्द है? किस भाषा का शब्द है? तो जो हिंदी है यह फारसी भाषा है। फारसी भी लिख लेते हैं, इसे पारसी भी बोलते हैं, फारस या पारस बोलते हैं ना। जो फारस था या जो पारस था उसके वर्तमान में क्या नाम है? ईरान। तो वो ईरानी। तो इसका हिंदी शब्द का जो विकास हुआ है कौन सी भाषा से हुआ है? फारसी भाषा से या ईरानी या पारसी से। कोई सा भी ऑप्शन में आया तो आंसर वही रहेगा अगर आता है तो। अब देखेंगे हम हिंदी की लिपि। हिंदी की लिपि कौन सी है? हिंदी की देवनागरी। आज काफी दिन में लिख रहा हूँ ना तो बड़ा बड़ा सा लिखा है ना। हिंदी की लिपि कौन सी है? देवनागरी लिपि। और देवनागरी लिपि इसका विकास किससे हुआ है? देवनागरी लिपि का विकास किससे हुआ है? ये देवनागरी लिपि का विकास हो ब्राह्मी लिपि से। ब्राह्मी लिपि से कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि देवनागरी लिपि का विकास कौन सी लिपि से हुआ है? खरोष्टी, ईरानी, ये ब्राह्मी। तो ये ब्राह्मी लिपि से इसका विकास हुआ देवनागरी। ब्लैक पेन वहां पर रखा टेबल पर। ठीक है भाई, क्लियर है? ये क्लियर हो गया भाई यहाँ तक? देखिए हिंदी भाषा का विकास। हिंदी भाषा का तो हिंदी भाषा का जो विकास हुआ इससे काफी लंबा टाइम हुआ। काफी लंबे समय में हिंदी भाषा का विकास हुआ। तो हमारे यहाँ भारत में सबसे पहले कौन आए थे? आर्य आए थे। हाँ, तो भारत में जो आए थे सबसे पहले आर्य आए थे। तो जो आर्य जो लोग थे, जो आर्य थे, उनकी जो भाषा थी वो थी वैदिक संस्कृत। वैदिक संस्कृत जिसमें हमारे वेद लिखे गए, वैदिक संस्कृत। और फिर वैदिक संस्कृत से जो विकास हुआ वो हुआ लौकिक संस्कृत।
बेटा? लौकिक संस्कृत। वैदिक भाषा, लौकिक भाषा। भाषा एक अलग चीज है, संस्कृत एक अलग चीज है। संस्कृति हो गई। हाँ, वैदिक संस्कृत सबसे जो पहले थी, वैदिक संस्कृत जो किसके द्वारा बोली जाती थी? आर्य के द्वारा। हम ऐसा बोलते हैं, आर्य भाषा नहीं बोल सकते हैं कि आर्य की भाषा क्या थी? वैदिक। ये जो देवनागरी लिपि लिख रही हो, ब्राह्मी लिपि से लिखी है। हाँ, देवनागरी जो लिपि है, हाँ। इसका जो विकास हुआ वो ब्राह्मी लिपि से हुआ। ब्राह्मी लिपि से विकास। ब्राह्मी लिपि से जो विकास किसका हुआ? देवनागरी लिपि का। और देवनागरी लिपि क्या है? हिंदी की, हमारी हिंदी की लिपि। कौन सी है? देवनागरी। तो आर्य द्वारा बोली जाती थी वैदिक संस्कृत, हाँ जी। फिर आई लौकिक संस्कृत, फिर आई पाली, जी। पाली के बाद आई प्राकृत, और प्राकृत के बाद है अपभ्रंश, अपभ्रंश के बाद खड़ी बोली, और जी खड़ी बोली से जो विकास हुआ हमारी हिंदी। तो हिंदी को एक हिंदी भाषा बनने में काफी लंबा टाइम लगा। अपभ्रंश, ठीक है भाई? ये देखो। अब जो हमें देखना, जो ये हिंदी है, हिंदी भाषा है, किस परिवार से संबंधित है इसका? हिंदी भाषा किस परिवार से संबंध रखती है? या हिंदी भाषा किस परिवार से संबंध है? या हिंदी भाषा कौन से परिवार की भाषा है? तो ये हिंदी भाषा है, ये भारत और यूरोप दोनों से मिलकर बनती है। इनकी दोनों परिवारों से, तो ऐसे बोलते हैं भारोपीय, भारोपीय भाषा परिवार। से लिख रहा हूँ मुझे याद है। तो ये कौन, ये जो हमारी जो ये हिंदी भाषा है, ये कौन से परिवार से संबंध रखती है? भारोपीय भाषा परिवार से। एक एक चीज क्लियर हो रही है ना? पढ़ा जैसे हिंदी भाषा, भाषा है, तो ये जो भाषा शब्द है, भाषा शब्द यानी कि ये भाषा, ये कहाँ से आया हमारे पास? भाषा, जो भाषा है, ये भाषा कहाँ से है? ये जो भाषा है संस्कृत के, भाषा, संस्कृत के भाष धातु से ऐसा लिया गया। संस्कृत की भाष धातु। इस जो भाष है, भाष, इसका जो अर्थ होता है बोलना, बोलना।
इसका क्या अर्थ होता है? बोलने वाला। धातु का अर्थ नहीं होता, भाष का ही अर्थ होता है। मतलब भाष धातु को पूरा मीनिंग नहीं होता। हाँ, बोलने का मतलब कहना भी तो होता है। जैसे हम बोल रहे हैं तो ये कहीं तो रहे हम किसी से कोई शब्द। क्लियर है? जो हमारी भाषा है कितने प्रकार की भाषा के प्रकार? ये प्रणाम भी करो। प्रकार या रूप। भाषा के एनसीईआरटी के अनुसार 2 रूप है, लेकिन ये 3 रूप में मिलती है। एनसीईआरटी के अनुसार जो है एक मौखिक है, और नंबर 2 पर लिखित। और जो एक अन्य है नंबर 3 पर, वो सांकेतिक। भाई जो एनसीईआरटी के अनुसार है वो 2 है, मौखिक और लिखित। लेकिन तीसरी भाषा होती है हमारी सांकेतिक भी होती है। जब बच्चा छोटा सा रहता है तो वो संकेतों में बात करता है, संकेतों से कुछ कहता है। तो जो तीसरी भाषा हमारी सांकेतिक है। तो जब ये मौखिक भाषा है हमारी, हम मौखिक भाषा में नंबर 1 वाली को, मौखिक भाषा को हम क्या बोल सकते हैं? प्राथमिक भाषा। भाई सबसे पहले मनुष्य ने लिखना थोड़ी सीखा था, सबसे पहले तो बोलने सीखा था। जब पहले बोलना सीखा है तो प्राथमिक भाषा बोलने वाली होगी, जबकि मौखिक। और जो लिखित भाषा हम इसे बोल सकते हैं द्वितीयक भाषा। द्वितीयक भाषा। तो हमारी प्रथम भाषा कौन सी है? मौखिक। और द्वितीय भाषा कौन सी है? लिखित भाषा। तो हमारी भाषा कितनी है? 2। कितनी है? 2 रूप हमारी भाषा। और जो हम पढ़ेंगे वर्णमाला। वर्णमाला क्या होती है? ये मिटा दोगे ऊपर सब? वर्णों का सुव्यवस्थित क्रम। वर्णों का एक सुसंगठित क्रम, एक क्रमबद्ध, यानी जिसके क्रम में हम परिवर्तन नहीं कर सकते। हम वर्णमाला। वर्णमाला वर्णमाला की परिभाषा क्या है? वर्णमाला की परिभाषा है वर्णों के क्रमबद्ध समूह को क्या कहते हैं? हम वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के क्रमबद्ध समूह। वर्णों के क्रमबद्ध समूह क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। वर्णमाला। अब ये क्रमबद्ध क्या होता है? मतलब कर्म के अनुसार क्रमबद्ध। हाँ, एक क्रम से, जो भी चीजें एकदम क्रम से होना चाहिए, लाइन सुसंगठित रूप से, जिसका कोई अर्थ निकलेगा नहीं। क्रमबद्ध का मतलब होता है कि एक अर्थ की तरह से। वर्णमाला में हमारी जो वर्णमाला है, इस
इसमें जो स्वरों की संख्या कितनी है? स्वर कितने हैं भैया? 11। और ये 11 स्वर कौन कौन से हैं? ए, आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ऐसी, ए, आई, ओ और कितने हुए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। और व्यंजनों की संख्या कितनी है? 33। 33। ये तो जो वर्णमाला में, इसमें वर्णमाला में कितने वर्ण हैं? मैं हिंदी वर्णमाला की बात नहीं कर रहा हूँ, वर्णमाला की बात कर रहा हूँ। एक हिंदी वर्णमाला और एक वर्णमाला। तो वर्णमाला में कितने शब्द हो गए? हम क्या पढ़ा है? वर्णमाला। तो वर्णमाला में कुल कितने शब्द हैं? 54। नहीं, वो हिंदी वर्णमाला। वर्णमाला में कुल शब्द कितने हो गए? 44। 44। 11 स्वर और 33 व्यंजन वर्णमाला में कितने? और यदि हम पढ़ेंगे हिंदी वर्णमाला में, किसमें पढ़ेंगे? हिंदी वर्णमाला में। हिंदी वर्णमाला, हिंदी वर्णमाला में कुल शब्द कितने हैं फिर? 53। ये लिख रहे हैं 52 और 53। पहले 52 थे और वर्तमान में कितने? 53। एक विशिष्ट व्यंजन जुड़ा है ना। हाँ, एक विशिष्ट व्यंजन अभी जुड़ा है। तो वर्तमान में और पूछा है 53, और अगर वर्तमान शब्द नहीं बोलता है तो कितने रहेंगे? 52। स्वर कितने हैं? 11। और स्पर्श व्यंजन कितने हैं? स्पर्श व्यंजन हमारे 25। ऊष्म व्यंजन कितने हैं? 4। 4। अंतस्थ व्यंजन अंतस्थ व्यंजन 4। 4। संयुक्त व्यंजन संयुक्ताक्षर व्यंजन ता ता नहीं, ता नहीं, आरंभ 4। 4। अंतस्थ हो गया, ये होगा अयोगवाह रहेगा। अयोगवाह 2 और द्विगुण 2। अयोगवाह 2। द्विगुण क्षिप्त रहेगा, क्षिप्त 2 और 1 हो गया विशिष्ट। द्विगुण को छुट्टी बोलते हो ना। एक हो गया विशिष्ट। 4 7 4 12 4 16 1 17। तो जो टोटल संख्या स्वर कितने हैं? 11। स्पर्श व्यंजन 25, ऊष्म व्यंजन 4, अंतस्थ 4, संयुक्त अक्षर 4, अयोगवाह 2, क्षिप्त 2 और विशिष्ट 1। ये जो कुल मिला कितने हो गए भैया? 53। ये कौन सा विशिष्ट व्यंजन? ये अभी लाए हैं, ये नए की कुछ आकार का है। ऐसे कर दो, बनाना नहीं आया ठीक से, ठीक है। तो वर्तमान में कितने हैं? वर्तमान में हमारी हिंदी वर्णमाला में कितने अक्षर हैं? 53। स्वर की जो होगा तो 40-45 मिनट दे देगा, 30-35 की बैठ जाएगी। स्वर कितने हैं हमारे? 11। स्वर हम उन वर्णों को बोलते हैं जिनको बोलने में हमें किसी और वर्ण की आवश्यकता ना हो, या जब हम बोलते हैं जैसे ए, आ, मेरा ई। हाँ, मैंने 3 टीचर का पढ़ा।
एक ही टॉपिक, मतलब स्वर के बारे में। तो ये पढ़ा रहा, वो भी 13 बता रहा है, 11 लेकिन एनसीईआरटी का 13 पता नहीं क्यों। एनसीईआरटी ने 11 को दे रखी है, हाँ लेकिन लेकिन अगर आंसर में 13 है तब 13 लगेगा। हाँ ये होगा, तो मुझे बताओ 13 लगाना क्या लगाना? 13 हो तभी तो 13 लगाओ, लेकिन है 11। हम पढ़ेंगे स्वर की परिभाषा है। स्वर स्वर को अच्छी भी कहते हैं ना। परिभाषा मैंने तुम्हें बताई, ऐसे वर्ण जिनको बोलने में हमें कोई भी दिक्कत यानी कि किसी भी वर्ण की आवश्यकता न पड़े, जिन वर्णों को चयन करते हैं जिन- स्वतंत्र रूप से। जिन्हें हम स्वतंत्र रूप से बोल सकते हैं। जैसे ए, हम जैसे बोलना ना, हमें किसी भी, जैसे हम कै बोलेंगे कै, तो कै के पीछे जो हमें ध्वनि आती है वो ए की आती है, आती है ना। तो कै शब्द है, ये कै, क्या में ए ये हलन, जो क्या होता है ये क्या में हलन ये लगे ध्यान में कै ये नहीं होता। कै जो होता है हलन धन ए। ये है कै, अगर हमें समझे कै, तो ये जो क्या बनता है कै प्लस ए, आधा क्या होता है पूरा ए होता है इसमें। तब क्या बने? तब क्या बनता है, तो यानी कि ये ए की सहायता से बोले जा रहा है, तो ये स्वर नहीं। स्वर की डेफिनेशन क्या हुई, ऐसे वर्ण ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण हम स्वतंत्र रूप से कर सकते हैं। जिनका उच्चारण करने में जिन वर्णों को स्वतंत्र रूप से होती है। ऐसे ही जो करने में जिनका उच्चारण करने में किसी अन्य वर्ण की आवश्यकता ना हो। आवश्यकता ना हो। तो परिभाषा तो बहुत सारी बन सकती है, ठीक है, मैंने लिख दी किसी वर्ण की आवश्यकता ना हो, जिसे हम स्वतंत्र रूप से बोल सकते हैं। जो स्वयं में स्वतंत्र हो वर्ण क्या कहलाते हैं, वो स्वर कहलाते हैं। अब ये स्वर है कौन कौन से, ए, आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, सी, ए, आई, ओ और औ। ठीक है भाई, ये शब्द याद था स्वर का अपना। अब जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे स्वर के भेद। स्वर के भेद तो वर्गीकरण भेद। भेद, और स्वर के भेद जो के भेद स्वर के उच्चारण के आधार, वर्गीकरण उच्चारण के 6 प्रकार है। उच्चारण के आधार हम है 6, वो मैं एक एक करके लिखवाता रहूँगा। इसमें पढ़ेंगे उच्चारण के आधार पर। उच्चारण के आधार पर 2 प्रकार के, एक तो ह्रस्व स्वर, एक तो क्या है ह्रस्व स्वर, और दूसरा दीर्घ स्वर। एक मिनट रुको, ये उत्पत्ति के आधार पर तो बता रहे हो आप? मैं बता रहा हूँ उच्चारण के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर है। उत्पत्ति के आधार पर, मतलब उच्चारण के आधार पर। अब मैं बताऊंगा उच्चारण कैसे करेंगे, हम उच्चारण के आधार से कैसे हमें पता चलेगा, ठीक है। उच्चारण के आधार से हम कैसे पता चलेगा हमें कि कौन सा ह्रस्व है कौन सा दीर्घ है। ह्रस्व स्वर यानी कि छोटा स्वर जिसे हम बहुत जल्दी बोल सकते हैं, और दीर्घ स्वर जो थोड़ा सा देर में बोला जाए। तो तुम देखो इसमें क्या क्या छोटे स्वर हैं, एक तो ये ए है,
छोटा स्वर है, एक ये ई है, एक ये ऊ, एक ये नहीं, ये भी नहीं, केवल ये तीन ही, ये तीन है, ये ऋषि भी है, एक ये ऋषि। तो हसूसा कौन कौन से हो गए? ए, ई ऊ ऋषि, ई, ऊ, ऋषि। ये हो गए हस्तस्वर। ये पूरी तरह क्या है? पूरी तरह स्वतंत्र है, ये इनमें किसी का कोई योगदान नहीं है इनके बनने में। अब ये और जो बाकी स्वर है इन सब में ये किसी न किसी से मिलकर बने हुए हैं, यानी कि स्वरों से ही मिलकर बने हुए हैं। जैसे आप को जब हम बोल रहे हैं थोड़ा वक्त लग रहा है ए की अपेक्षा, ए आ, जब आप बोलेंगे थोड़ा सा क्या बोल रहे हैं, थोड़ा सा टाइम लग रहा है, किसकी अपेक्षा? हस्त स्वर की अपेक्षा। ई को जब हम बोलते हैं तो थोड़ा सा खींच के बोल रहे हैं ई। ऊ को बोलेंगे बड़े ऊ को ऊ, और जब छोटे को बोलेंगे ऊ, और जब बड़े ऊ को बोलेंगे ऊ। ए पूरा बोलेंगे, ऐसे आई ओ और तो हस्त स्वर हमारे कितने? 4, और दीर्घ स्वर कितने? 7। इसके 3, फिर तो प्लुत स्वर भी तो बता दूंगा, वो चीज बता दूंगा। रोटी का प्लुत स्वर जो है ओना में आता लंबा खिसता थोड़ा। वही है, जैसे कि ओम। हाँ जी, ओम क्या है? एक प्लुत स्वर हो गया, तो इसका कहीं कोई ऐसा तो कोई रोल है नहीं। जैसे किसी मंदिर में से घंटा बजता है तन, तो वो बहुत देर तक आवाज़ करता है, वो प्लुत स्वर में आता है। किसी घंटी की बेल बजेगी कोई, तो वो बहुत देर तक, वो जैसे साइकिल घंटी बजाते हैं पीछे से देर sound तक, निकल के जिसका आता है। साउंड हो, लंबा दूर तक तो खिसता है। प्लुत स्वर का कोई इतना नहीं, ना प्लुत स्वर आता है। नहीं आता तो कोई नहीं। ठीक है भाई, जी भाई, आज इतना ही, बाकी पढ़ेंगे कल। ठीक है जय हिंद सर। भाई, क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना।